नमस्कार मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. CTETसाठी पेपर 1साठी अतिशय आवश्यक घटक म्हणजेच काय तर पर्यावरण अध्ययन एन्व्हायरमेंटल स्टडीज यावर आपण व्हिडिओ बनवायचं त्या ठिकाणी सुरू केलेला आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ यामध्ये पर्यावरण अध्ययनावरील 30 प्रश्न त्या ठिकाणी असणार आहेत. तर प्रश्न हिंदीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये आहे, परंतु आपण त्याचा मराठीमध्ये शक्य तेवढं त्या ठिकाणी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तरी तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडत असेल तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा. त्याचप्रमाणे व्हिडिओला शेअर करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळेल. CTET परीक्षेचा जो काही अभ्यास आहे तो देखील तुमचा होईल. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है. या ठिकाणी नाही प्रश्न म्हणजे निगेटिव्ह त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. लडाख, जम्मू काश्मीर, मणिपूर आणि चंडीगड. तर या ठिकाणी मणिपूर हे जो काही आहे तर तो संघ शासित म्हणजेच त्याला आपण संघ शासित प्रदेश असे म्हणतो, तर तो नाही, म्हणून आपलं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है. बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई. तो यहाँ पर इसका योग्य जो सही पर्याय है वो है पर्याय नंबर 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही है, गुजरात और तमिलनाडू. पर्याय त्या ठिकाणी दिलेले आहे आणि या पर्यायावरून ABCD हे वक्तव्य किंवा हे सेंटेन्स आहे, यापासून आपल्याला योग्य पर्याय शोधायचा आहे. तर पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना. तर हे 4 पर्याय आहे. इनमें से जड़ों के कार्य. तर या ठिकाणी जड म्हणजेच काय तर मूळ, रूट्स. ओके, तर या रूट्सचं त्या ठिकाणी कोणतं कार्य आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे. तर पहिला पर्याय आहे पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना. तर याचं योग्य उत्तर आहे आपला पौधों को सहारा देतं, बरोबर आहे. या ठिकाणी आपण परत बघूया, खोडाचं त्या ठिकाणी कार्य काय आहे तर पौधों को सहारा देना, बरोबर. दुसरा आहे ह्यूमस प्रदान करना. तर या ठिकाणी ह्यूमस प्रदान ही खोड करत नाही. भोजन संचित तथा भंडारण करना, बरोबर आहे. आणि पाणी और खनिजों का अवशोषित करना म्हणजेच पाणी शोषणे. तर हे 3 कार्य त्या ठिकाणी योग्य आहे, म्हणून A, C आणि D पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी योग्य आहे. पर्याय क्रमांक 4 A, C, D. पुढचा प्रश्न बघूया. पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है. यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु. तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखते हैं. तो इसका सही उत्तर है पर्याय नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 तेलंगणा. आता इथं आपण योग्य म्हणजे ताबडतोब पण या ठिकाणी कळू शकेल, कारण तेलंगणा ही नवीन राज्याची निर्मिती झालेली आहे आणि प्रश्नामध्येच काय दिलेलं आहे की यह कस्बा अब किस राज्य का भाग आहे. आता कोणत्या राज्याचा भाग आहे, म्हणून यावरून आपल्याला लक्षात येईल की सध्या जे काय आहे नवीन राज्य त्या ठिकाणी तयार झालं ते आहे तेलंगणा, म्हणून यावरून सुद्धा आपण आन्सर शोधू शकतो. पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है. प्रचुर म्हणजेच काय तर जास्त प्रमाणात. हे काही हिंदी शब्द असतात, त्यामध्ये आपण उत्तरं येतात आपल्याला, परंतु माहीत असतात किंवा या प्रश्नांच्या काही शब्दांवरून आपल्याला ते लक्षात येत नाही. तर लोह तत्व जास्त प्रमाणात असतं तर काय आहे. तर पहिला ऑप्शन आहे गुड, आवला, टमाटर, आवला, पालक, गुड, आवला, बंदगोबी, टमाटर, बंदगोबी, आवला, पालक. तर या ठिकाणी वेगवेगळे ऑप्शन या ठिकाणी दिले आहे. तर या ठिकाणी योग्य ऑप्शन आहे पर्याय क्रमांक 2 हे योग्य आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त लोहाचं प्रमाण आढळतं. आवला, पालक आणि गुड पर्याय क्रमांक 2. पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है. म्हणजे आपल्यापेक्षा म्हणजेच मनुष्यापेक्षा जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी बघण्याची जी काही दृष्टी आहे तर ती 4 पटीने, 4 गुणी मतलब 4 पटीने त्या ठिकाणी अधिकची आहे. तर ती कोणती आहे ते बघूया आपण. यामध्ये ऑप्शन आहे फक्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध.
तर या ठिकाणी याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, बाज, चील और गिद्ध। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। पुढचा प्रश्न आहे, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? कोणत्या राज्यातील ग्रामीण लोक जे आहे तर ते आपलं ढालू छत म्हणजेच काय त्याला उताराचं आपण घर म्हणतो, जेणेकरून पाणी जास्तीत जास्त त्यातून निघून जाईल असे घर त्याला ढालू म्हणजेच जास्तीत जास्त पाणी लवकर खाली जाईल, बरोबर। तर त्याला आपण स्लोपिंगसुद्धा म्हणू शकतो की मकान मजबूत बांस के खंभो, बांस म्हणजेच काय तर बांबू ट्री, बांबूपासून जे काही खंबे बनलेले असतात, तर धरती से 3 से 3.5 मीटर 3 ते 3.5 मीटर उंच त्या ठिकाणी जमिनीपासून ठेवले जातात। तर असं नेमकं कोणत्या राज्यात आहे? राजस्थान, लडाख, असम आणि ओडिशा। आता या ठिकाणी आपल्याला लगेच कळतं की ढालू छत म्हणजेच काय तर जास्तीत जास्त स्लोपिंगवाले जे आहे घरं तर ते कुठं आढळतात आपल्याला? तर जिथे जास्त पाऊस होतो अशा ठिकाणी त्या ठिकाणी आढळतो। मग या ठिकाणी 4 ऑप्शनमधून आपण जास्तीत जास्त पाऊस तर तो आहे आसाममध्ये, किंवा आपण त्याविषयी जरी स्टडी जर केली तरीही उत्तर आपल्याला मिळेल, म्हणून योग्य पर्याय आहे आसाम। पुढचा प्रश्न बघूया, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः आहे। आता मानचित्र म्हणजे काय? मॅप। मानचित्राचा अर्थ काय आहे? मॅप, ज्याला आपण नकाशा असे म्हणतो। म्हणून या अशा शब्द जे असतात तर ते आपलं कधी कधी कन्फ्युजन होतं, म्हणून आपण त्या ठिकाणी प्रश्न किंवा आपला वेळ वाया जातो। त्याचप्रमाणे जे काही प्रश्न आहे तर त्याचं उत्तर आपल्याला येत असून देखील आपण सोडवत नाही। तर नकाशाद्वारे जर आपण बघितलं तर गांधीनगर आणि पटना या दिशा क्रमशः आहे दक्षिण पूर्व आणि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आणि दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व आणि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आणि उत्तर पूर्व, या प्रकारे 4 ऑप्शन आपल्याला दिलेले आहे। तर याचं योग्य उत्तर आहे दक्षिण पश्चिम आणि दक्षिण पूर्व, ही ऑप्शन त्या ठिकाणी योग्य आहे। पुढचा प्रश्न बघूया, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया गया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ग्रेगोर जोहन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेगोर जोहन मेंडल, ग्रेगोर जोहन मेंडल, यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जैसे कैसे काम करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये सही ऑप्शन है, जिसे हम कहा जाता जिसे कहेंगे हम इंग्लिश में थिंग्स वी मेक एंड डू, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचि और संबंधों आदि पहचान करना। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और हमें सही ऑप्शन चुनना है। इसमें से पहला ऑप्शन है A और B, दूसरा है C और D, तीसरा है A, B और C, और चौथा है A, C और D। इसमें से सही कौन सा है वो हमें यहाँ पर चुनना आहे, म्हणजे योग्य पर्याय त्या ठिकाणी निवडायचा आहे। तर यामध्ये सुरुवातीला आपण प्रश्न पुन्हा एकदा बघू, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तर या ठिकाणी A आणि B हे ऑप्शन या ठिकाणी योग्य आहे। A म्हणजेच काय तर मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। तर हे 2 गोष्टी त्या ठिकाणी लिहिण्याची आवश्यकता नाही, म्हणजेच ऑप्शन नंबर येणार आहे आपला 1, A और B। अगला है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? इंटीग्रेटेड जिसे कहा जाता है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषय को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग प्राध्यापकों का प्रबंध करेंगे और पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इसमें सही उत्तर आहे इंटिग्रेटेडचा अर्थ असा होतो की इतर विषय किंवा दुसरं नॉलेज त्या ठिकाणी त्या विषयाशी रिलेटेड, आपण म्हणतो की एका विषयामध्ये फक्त एकच विषय नसून
त्यामध्ये इतर विषय देखील आपण त्याचा हिस्सा त्या ठिकाणी येत असतो. त्याचं उदाहरण असेल किंवा असे काही प्रसंग असतात जे 2 विषयाला त्या ठिकाणी समतुल्य असतात. तर त्याचप्रकारे यामध्ये पहिलं ऑप्शन आपलं बरोबर आहे. एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे, म्हणून पर्याय क्रमांक 1 या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, पुतिन ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर के रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा. पुनीत चाहता था. आता या ठिकाणी बघा 15 प्रश्न जे असतात तर ते विषयवस्तूवर असतात, म्हणजे पर्यावरणाच्या विषयवस्तूवर अवलंबून असतात, आणि 15 प्रश्न जे आहेत तर ते उपयोजनात्मक किंवा या ठिकाणी अध्यापनशास्त्रावर असतात. तर अध्यापनशास्त्रावरील जे काही तर ते त्यापैकी हा एक प्रश्न आहे. पुनीत ने अपनी कक्षा 5वीं के शिक्षार्थियों को मानवीय शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय में पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा. पुनीत चाहता था म्हणजे पाचन तंत्राविषयी त्या ठिकाणी माहिती त्या मुलांना त्या ठिकाणी द्यायची. मग त्यामध्ये पुनीतचा हेतू काय होता, तर पहिला ऑप्शन आहे परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को विचार को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल्य वाले छात्रों की पहचान करना और पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करना. आता या ठिकाणी बघा योग्य उत्तर जे काही दर्शवतायचं असेल तर ते आपण ऑप्शननुसार या ठिकाणी जाऊ. तर पहिलं ऑप्शन आहे परीक्षण करना की शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है. आता या ठिकाणी फक्त परीक्षण करून त्या ठिकाणी होणार नाही, म्हणून पहिलं ऑप्शन या ठिकाणी चूक आहे. दुसरं आहे पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, हे ऑप्शन या ठिकाणी योग्य आहे. तरी पण पुढील ऑप्शन आपण बघून घेऊ. अच्छे ड्रॉइंग कौशल्य वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, त्या ठिकाणी ड्रॉइंगचा विषय येत नाही, त्यामुळे हा ऑप्शन पण त्या ठिकाणी कट होणार. पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, फक्त एकाच प्रक्रिया किंवा एकाच गोष्ट त्या ठिकाणी जर शिकवली किंवा एकाच घटकावर आपण त्याचं मूल्यांकन करू शकत नाही विद्यार्थ्याचं, म्हणून हा ऑप्शन देखील चुकीचा आहे. पर्याय क्रमांक 2 या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न बघूया. निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है. रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए. अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है. इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है. बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है. तर या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला आहे की रचनात्मक आकलन आहे तर ते संबंध में सही नाही है, म्हणजे या ठिकाणी निगेटिव्ह पॉईंट आपल्याला शोधायचा आहे. प्रश्न परत एकदा काळजीपूर्वक, निगेटिव्ह प्रश्न भरपूर संख्या त्या ठिकाणी आहे या प्रश्नांची, त्याला शक्यतो अंडरलाईन त्या ठिकाणी केलेलं असतं, पण तरी देखील आपलं लक्ष किंवा काळजीपूर्वक प्रश्न वाचणं हे आपलं कर्तव्य आहे. तर बघूया यामध्ये नेमकं कोणता भाग त्या रचनात्मक आकलनाशी संबंधित नाही. तर पर्याय पहिला आहे रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए. अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है. इसको छात्रों की प्रगति में निगरानी करनी है. तर या ठिकाणी दुसरा ऑप्शन देखील योग्य आहे. तिसरा देखील योग्य आहे. बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, हा पण योग्य आहे. तो रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही की इसकी सूचना दी जानी चाहिए, हे या ठिकाणी योग्य नाही, म्हणून पर्याय क्रमांक 1 या ऑप्शन या ठिकाणी एक योग्य म्हणजे उत्तर योग्य आहे. पुढचा प्रश्न बघूया. स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है. स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए. या ठिकाणी अध्ययनशास्त्रावर अवलंबून हा प्रश्न आहे. लैंगिक विषमता आहे किंवा रूढीवादी जे काही परंपरा असतील त्यावर ते प्रतिसंवेदनशील कार्य करना चाहती है. तो वो स्मिता निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहेगी. पहला है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें. विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं. केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा साफ करने को कहे. और चौथा है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ॲटो चालक है. तर या ठिकाणी सगळ्यात योग्य राहील उदाहरण क्रमांक 4. यामधून स्त्री आणि पुरुष जे काही विषमता आपल्या त्या ठिकाणी रूढीवादी जे म्हणतो आपण की काही लोकांना त्या ठिकाणी वाटतं, तर तो काही भेद आहे. स्त्रिया देखील त्या ठिकाणी पुरुषाच्या तुलनेत किंवा पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून आपण म्हणतो की कशा प्रकारे ते काम करतात. तर या ठिकाणी हे एक उदाहरण योग्य राहील की एक छात्रा की माँ जो को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक आहे. आपण म्हणतो की ऑटो म्हणजेच रिक्षा चालवणारे फक्त पुरुषच त्या ठिकाणी चालवू शकता, तर त्याला एक विरोधक किंवा त्याला एक हे करणारे आपण त्याला
आपण जर म्हणतो की कशा प्रकार म्हणजे महिलासुद्धा त्या ठिकाणी रिक्षा चालवू शकते, तर हे दाखवून देण्यासाठी, हे उदाहरण पटवून देण्यासाठी त्यामध्ये चौथा पर्याय योग्य असेल. पुढचा प्रश्न आहे, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है. कक्षा 5 के समयन आमतौर म्हणजे असमयन हे नाव आहे विद्यार्थ्याचं, तो आपला होमवर्क जो आहे किंवा क्लासवर्क जो आहे तो करत नाही. मग अशा वेळेस काय करायचं आपण, तर उसकी कठिनाई का पता लगाने का और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें. दूसरा पर्याय है कि किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने में मदद करें. तीसरा है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें. और चौथा है उसे वैकल्पिक आसान गृह कार्य दें. म्हणजे या प्रकारे 4 ऑप्शन या ठिकाणी आहे. मग यामध्ये काय आहे, तर सुरुवातीला तो अभ्यास का करत नाही याचा आपल्याला माहिती घ्यावी लागेल. म्हणजेच काय, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करे. नेमकं त्याची मग लिहिण्याचं त्याचा स्पीड किंवा कमी असेल, लिहिण्याची जी काही गती असेल ती कमी, नेमकं त्याची अडचण काय, त्याची समस्या काय ते आपण ओळखून घ्यायला गरजेचं आहे. म्हणून पर्याय क्रमांक 1 या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया. मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है. वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है. यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा. वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है. और यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों से सराहना करने में मदत करता है. तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 4 हा योग्य राहील. यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदत करता है. तर पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा आहे, EVS में मानचित्रण कौशल लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है. पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है. रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है. स्थानों की सापेक्ष स्थिती की समझ को विकसित करता है. तर या ठिकाणी मानचित्र म्हणजेच काय, तर नकाशा कशाच प्रकारे त्या ठिकाणी गरजेचं आहे, तर स्थानों की सापेक्ष स्थिती की समझ को विकसित करता है. म्हणजेच पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, EVS की एकीकृत व प्रकृति सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में. पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में. शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में. दी गई सूचनाओं को और विवरणों को सीखने में. तर या ठिकाणी 4 ऑप्शन आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला इंटिग्रेटेड कशा प्रकारे त्या ठिकाणी राहील. प्रकृती सहाय्यक म्हणजे निसर्गाला त्या ठिकाणी संबंधित किंवा त्याला मदतगार कसं ठरेल, तर या ठिकाणी योग्य उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 2 पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में. पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है. व्यापक संकेतक नहीं है. तर एक संकेतक म्हणजेच काय, तर असेसमेंट या ठिकाणी कोणती नाही आहे. तर पहिलं ऑप्शन आहे सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार और अवधारणा मानचित्रण. तर या ठिकाणी कोणतं असं व्यापक संकेतक नाही म्हणून विचारले, निगेटिव्ह प्रश्न आहे. तर यामध्ये योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 अवधारणा मानचित्र. पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है. इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा. यहाँ पर 4 ऑप्शन है और उसके भी सब ऑप्शन दिए गए हैं. वो हमें पहले 4 ऑप्शन देखने हैं कि वो कौन कौन से हैं. यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है. यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि इतिहास के जो स्रोत है उसकी पहचान कर सकता है. दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, तो ये नहीं है. तीसरा है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत की मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है. ये सही है क्योंकि उसे हमें पता चलेगा. आगे है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करता है, तो यहाँ पर
डी ऑप्शन भी सही, मतलब ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, ए, सी, डी। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों शामिल हो, और निम्न में से कोणता क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा म्हणजे जास्तीत जास्त जे काही अवयव आहे आपले त्यामध्ये ॲक्टिव्ह कशा प्रकारे राहतील, तर कोणतं कौशल्य त्या ठिकाणी घ्यायचं, तर पहिलं आहे कौशल्य के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, और नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तर या ठिकाणी योग्य उत्तर तुम्ही देखील सांगू शकाल की याचा ऑप्शन क्रमांक आहे 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। पुढचा प्रश्न आहे, इकरा अपनी शिक्षार्थियों को AVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, और ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तर हा प्रश्न मी तुमच्यासाठी देत आहे, कमेंटमध्ये मला या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही द्या की प्रश्न क्रमांक जो कि 84 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। म्हणजे EVS पर्यावरण अध्ययन शिकवत असताना समाचारपत्र म्हणजे न्यूजपेपर असेल, तसंच काही साहित्य पत्रिका असेल, तर ते वाचण्यामागे नेमकं प्रोत्साहित करण्यामागं काय कारण आहे, तर या ठिकाणी 4 ऑप्शन आहे। तुमचं उत्तर मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। प्रश्न क्रमांक 84 आहे। पुढचा प्रश्न आहे, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, अनुशासन म्हणजे काय, तर शिस्त, डिसिप्लिन आपण त्याला म्हणतो, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, और कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तर इथे योग्य उत्तर राहणारे पर्याय क्रमांक 4, जास्तीत जास्त जिज्ञासा विद्यार्थ्यांची वाढावा म्हणून आपण प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन क्रमांक 4। पुढचा प्रश्न आहे, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल, तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, झारखंड। पुढचा प्रश्न बघूया, आपका घर X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अंततः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y अपने विद्यालय पहुँचते हैं। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है, तर या ठिकाणी एक तुम्हाला प्रॅक्टिकली हा प्रश्न आहे, तर याचं योग्य हा जो काही प्रश्न आहे तर याचं योग्य उत्तर आहे 100 मीटर ठीक पश्चिम। तर या ठिकाणी ड्रॉ करणे किंवा एक्सप्लेन त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकली मी करू शकत नाही, त्यामुळे तुम्हाला तरी हा प्रश्न स्वतः त्या ठिकाणी सोडवायचा आहे, आणि उत्तर मी या ठिकाणी सांगून देतो की उत्तर आहे 100 मीटर ठीक पश्चिमेला तो असेल। तर तुम्ही याचं प्रॅक्टिकली त्या ठिकाणी करून बघायचं आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगायचं आहे की उत्तर बरोबर आहे किंवा नाही। चला तर पुढचा प्रश्न बघूया, कोई लड़का नागरकोइल से मनगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को इस रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मनगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। मात्र या ठिकाणी एकूण ती किती गेली किंवा किती वेळात गेली हे आपल्याला बघणे गरजेचं आहे। किलोमीटर पर आवर त्या ठिकाणी आपल्याला ओळखायचं आहे। तर हा प्रश्न आपण या ठिकाणी सोडवू। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, 38.5 किलोमीटर पर आवर त्या ठिकाणी ती गती, त्याची जी काही औसत चाल म्हणजेच काय, तर त्याचं ॲव्हरेज जो काही स्पीड आहे तर तो आपल्याला ॲव्हरेज काढायचा आहे। म्हणजेच हे जेव्हापासून ती तिथून निघाली तर जिथे पोचली तो ते अंतर काउंट करून त्याला
त्या अंतराला म्हणजे ते किती तास त्याला लागले हे महत्त्वाचं आहे. आणि ते तास जे या ठिकाणी किलोमीटर जे दिलेले आहे, तर एवढ्या वेळामध्ये ती 1145 किलोमीटर गेलेली आहे. तर जो वेळ आहे त्याला हा जो काही दूरी म्हणजेच किलोमीटर आहे याला डिवाइड करायचं आहे त्या वेळेशी आणि उत्तर येईल तुमचं 38.5 किलोमीटर. पुढचा प्रश्न आहे, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है. इथे पण परत निगेटिव्ह प्रश्न त्या ठिकाणी विचारलेला आहे, त्यामुळे लक्ष द्या. प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है. नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है. छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है. तर या ठिकाणी हे उत्तर पण म्हणजे चौथा ऑप्शन पण नाही आहे. छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है हे पण नाही, म्हणजे कारण आपलं उत्तर काय शोधायचं ते गरजेचं आहे की विषय में सही नहीं है. तो इसमें सही नहीं वाला ऑप्शन है ये वाला, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है. हा ऑप्शन या ठिकाणी योग्य आहे, पर्याय क्रमांक 2. पुढचा प्रश्न बघूया. पुढचा म्हणजे त्याचा शेवटचा प्रश्न, जे काही पर्यावरणाचा जो काही व्हिडिओ आहे, आपण आज या व्हिडिओमध्ये 30 प्रश्न कवर केलेले आहे. तर हा शेवटचा प्रश्न, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते. इसके व्यापारी हमारे देश में लाए थे. अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से और दक्षिण अफ्रीका से. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है. इसका सही ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 3. चला तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. त्याचप्रकारे व्हिडिओ शेअर करा आणि त्याचप्रकारे चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. थँक्यू.